स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के सागा के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए ये है क्या, ये तिगड़म क्या है। तो ये तिगड़म है नासा का फ्लैगशिप एस्ट्रोफिजिक्स मिशन। यानी कि मतलब ये इतना महंगा होना नहीं चाहिए था, लेकिन ये अभी समझिए इकलौता ऐसा मिशन है जिसमें इतना खर्च हो रहा है और इसमें एस्ट्रोनॉट्स नहीं है। मतलब नासा जब भी एस्ट्रोनॉट्स भेजता है तो ऑब्वियसली पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, लेकिन बिना एस्ट्रोनॉट के कोई भी मिशन इतना महंगा नहीं हुआ जितना ये है। ये फ्लैगशिप स्टेटस का है, यानी कि इसका बजट नहीं कट किया जा सकता। बाकी सबका बजट कट हो जाए, लेकिन बाकी सारे प्रोजेक्ट कैंसिल होना हो जाए, फ्लैगशिप को नहीं छुआ जाएगा। और ये जॉइंटली डेवलप्ड प्रोजेक्ट है, ऐसा नहीं कि नासा सब चीज़ खुद से कर रहा है। इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का हेल्प की, कौन कौन इंस्ट्रूमेंट बना के दे रहे हैं और रॉकेट लॉन्चर कौन दे रहे हैं। नासा समझिए मेन सिस्टम बना रहा है और इंस्ट्रूमेंट का काम ईसा और कनाडा स्पेस एजेंसी कर रही है। मतलब जैसे लॉन्च प्रोवाइडर जो है, जो मतलब एक्चुअल रॉकेट को लिया जाएगा, वो ईसा का है, और कनाडियन स्पेस एजेंसी इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट स्वीट है वो भी बना रही है। और मतलब ऐसा नहीं कि सारे इंस्ट्रूमेंट बाहर का, नासा का भी खुद का इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन वही समझिए कोलैबोरेटिव एफर्ट था। ऐसा नहीं था कि नासा खुद से अकेले से काम कर रहा था। तो वही समझिए। और ये बहुत सेंसिटिव है हबल के कंपेयर में। मतलब समझिए आप जितना डायमीटर बढ़ाते जाएंगे आपका रेजोल्यूशन डबल होते चला जाएगा। मतलब डायमीटर 1 है, रेजोल्यूशन x मानिए, आपका डायमीटर 2 हुआ, रेजोल्यूशन 2x हो गया। लेकिन सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि आपका 1 मीटर के डायमीटर के कंपेयर में 2 मीटर का सेंसिटिविटी, यानी कितने फोटॉन्स वो कलेक्ट कर पाता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस मामले में देखें, सेंसिटिविटी और उस सब के मामले में ये 6 गुना से भी ज़्यादा मतलब रेजोल्यूशन दे पाएगा, क्योंकि डायमीटर ही बहुत बड़ा है। और सेंसिटिविटी के मामले में तो कंपेरिजन ही नहीं है, मजाक हो जाएगा। और ये नियर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी करने के लिए बनाया जा रहा है। यानी कि आप ये समझिए हर टेलीस्कोप का एक खास तौर का मतलब ऑब्जर्वेशन विंडो होता है। यानी कि रेडियो टेलीस्कोप रेडियो वेव्स में स्टडी करता है, तो उसमें आप पढ़िए तो पता चल जाएगा कि ये लॉन्ग इंफ्रारेड पे काम कर रहा है, ये मतलब ये लॉन्ग रेडियो वेव्स पे काम कर रहा है, माइक्रोवेव पे काम कर रहा है, वो आप चेक कर सकते हो। टेलीस्कोप में भी हो सकता है कि वो ऑप्टिकल हो सकता है, अल्ट्रावायलेट हो सकता है, एक्सरे हो सकता है, या इंफ्रारेड हो सकता है। तो ये बनाया जा रहा है नियर इंफ्रारेड, मतलब इंफ्रारेड का जितना ज़्यादा एरिया ये देख सके वो उस पर पूरी फोकस की जा रही है। और हिसाब ये है कि ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, ये थोड़ा भावनाओं में बह गए वाला था। मतलब हबल था, तो हबल समझिए एक स्पाई सैटेलाइट का ही गुतिया भाई समझ लीजिए था। तो यहाँ पे ये पूरी तरह से फ्रॉम स्क्रैच डिज़ाइन बनाया गया है, तो ये काफ़ी बड़ा बन गया। अब बात है कि वो इतना बड़ा बन गया कि भाई इसे रॉकेट में डालें कैसे, तो इसीलिए इसका तिगड़म फोल्डिंग वोल्डिंग करके करना पड़ा कि भैया मिरर, मतलब समझिए टेलीस्कोप का जो मिरर है उस पूरी तरह से एक्सपोज है, खुला, वो पाइप के अंदर नहीं है। मतलब जो सनशील्ड है वो ऐसा नहीं है कि कवर किया हुआ है, उसको मतलब पूरा रोल करके रखा हुआ है। उसको रोल खोलते हैं, फिर एक्सपैंड करते हैं, फिर गैप बढ़ाते हैं सबके बीच में, तब जाके वो काम 5 ऐसे परत है। तो समझिए ये बहुत ज़्यादा बड़ा है अपने रॉकेट के जाने के लिए। मतलब ये इतना बड़ा है कि अगर ये बन जाए, क्या बोलते हैं, स्टारशिप भी बन जाए तो भी इसको फोल्ड ही करना पड़ेगा। हाँ, बस फोल्डिंग स्टेप्स कम हो जाएंगे, लेकिन तब भी फोल्ड करना पड़ जाएगा। ये बहुत बड़ा है। मतलब वजन ज़्यादा नहीं है, वजन ये हबल से हल्का है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है। बात ये कि हबल में कांच का मिरर इस्तेमाल किया गया था, वो बहुत मोटा, बहुत अच्छी प्रिसाइसली ग्राइंड किया गया था। यहाँ पे कांच नहीं है, यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है बरीलियम। बरीलियम जो मेटल होता है वो काफ़ी टेम्परेचर स्टेबल होता है, इसीलिए उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो काफ़ी पतला बनाया जा सकता है, और उसके ऊपर सिर्फ पतला सा गोल्ड का कोटिंग है, इसीलिए ये दिख रहा है। और गोल्ड कोटिंग क्यों है, क्योंकि वही इंफ्रारेड ज़्यादा इफिशियंसी से रिफ्लेक्ट करता है। अगर सिल्वर इस्तेमाल करते हैं तो वो विजिबल स्पेक्ट्रम अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन ये नहीं करता, इंफ्रारेड नहीं करता, इसीलिए सिल्वर एल्यूमिनियम सब इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन हबल का मिरर देखेंगे तो वो सिल्वर कलर का दिखेगा। कारण वही कि वो बनाया गया था विजुअल से, थोड़ा सा इंफ्रारेड देख सकता था। ये पूरा उतर जा रहा है, गहराई में उतर जा रहा है इंफ्रारेड में। तो इंफ्रारेड के लिए आपको वैसा रिफ्लेक्टिव मटेरियल चाहिए जो इंफ्रारेड रिफ्लेक्ट कर सके। उस मामले में आपका ये गोल्ड ही इस्तेमाल किया गया है। अब बात करते हैं इंफ्रारेड पे क्यों इतना हुलूलू हो रहा है। हिसाब ये समझिए, जितना आप दूर देखते हैं आप समय में उतना पीछे देख रहे हैं, तो उसके कारण आपका रेड शिफ्ट होते जाता है सिग्नल। जो भी तारा का लाइट निकल रहा है वो सिग्नल मान के चलिए, वो सिग्नल शिफ्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो गैलेक्सीज हैं वो एक्सपैंड कर रहे हैं। बिग बैंग जैसे एक पॉइंट पे हुआ था, तो वो पॉइंट को अगर आप लेते हैं तो दो गैलेक्सी दो डायरेक्शन में जा रहा है। अब बात है कि ये दोनों, मतलब अगर मान लीजिए ये 70% लाइट स्पीड पे इधर जा रहा है, ये 70% लाइट स्पीड पे इधर जा रहा है, तो बात है दोनों के बीच का गैप लाइट स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से भागने लगेगा। तो आराम से ऐसा हो सकता है कि बहुत कम दूरी में ही, मतलब पास्ट में आप देखने की कोशिश करेंगे, सारा गैलेक्सीज लाइट ये हो चुका है, मतलब रेड शिफ्ट हो गया। तो रेड शिफ्ट का मतलब कैसा होता है, और हम लोग जानते कैसे कि वो रेड कलर का ना हो के रेड शिफ्ट हुआ है। कारण ये है कि हर मतलब सेलेस्टियल बॉडी, खासकर जो इमिशंस करते हैं, खासतौर पर स्टार्स हो जाएं, वो सबका एक पैटर्न होता है। जैसे कि हमारे स्टार का, मतलब यानी सन का एक एब्जॉर्प्शन पैटर्न है। अगर इसे आप प्रिज्म से लेंगे, बहुत सेंसिटिव इक्विपमेंट से डालेंगे, आपको दिखेगा ऐसा लाइन। ये सब लाइन है कि सन का कंपोजिशन क्या है, उसके हिसाब से कौन कौन सा जगह पे इमिशन कम है, कौन कौन सा जगह पे इमिशन ज़्यादा है। तो ये मतलब समझिए एलिमेंटल
केमिकल मेकअप होता है। जैसे कि आप आर्गॉन को अगर ट्यूब में डाल के जलाएंगे तो आर्गॉन का अलग लाइट आता है, जीनॉन को करेंगे जीनॉन का अलग आएगा, हीलियम को करेंगे अलग लाइट आएगा। वैसे ही समझिए एब्सॉर्प्शन लाइन बन जा रहा है। अब बात है ये सब लाइन का एक पैटर्न बनता है कि मतलब ये लाइन 3 लाइन अगल बगल होगा, फिर एक लाइन गैप में होगा, दूसरा होगा, तो ये पैटर्न आप मान लीजिए, इस पैटर्न को एक्स मानिए। अगर वही आप दूसरे एक स्टार में देख रहे हैं लेकिन वो पैटर्न खिसका हुआ है, चेंज नहीं हुआ, ये बात जरूर समझिए, पैटर्न चेंज नहीं होना चाहिए, बस खिसक जाना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि वो रेड शिफ्ट हुआ है, ना कि उसका कलर रेड है। ये बात समझने चाहिए। इसीलिए हम लोग पैटर्न पे स्टडी करते हैं। ऐसा मत देखिए कि वो तारा लाल दिख रहा है, लाल हो सकता है तारा, हो सकता है कि वो इतना कोल्ड हो कि उसका इमिशन जो है रेड ही हो, तो वैसे हम लोग उसे हम लोग नहीं कह देंगे कि अरे वो रेड है, रेड शिफ्ट हो गया। वो हम लोग पैटर्न देखे कहते हैं कि पैटर्न जो है, जो पैटर्न हमें आराम से दिख रहा है, हम लोग लैब में रिक्रिएट करके देख रहे हैं कि यही पैटर्न होना चाहिए। अब देख रहे हैं कि वही पूरा पूरा पैटर्न खिसक गया, तो वो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का साइड इफेक्ट होता है और मतलब जो हमारे से दूर जा रहा है, रेड शिफ्ट हो रहा है। तो हिसाब वही समझिए कि अगर बिग बैंग के पास तक देखना चाहते हैं, यानी कि 13.5 मतलब समझिए बिलियन ईयर्स में पीछे देखना चाहते हैं, तो ऑलमोस्ट सारा चीज़ यानी जितने अर्ली गैलेक्सीज हैं वो रेड शिफ्ट इतना हो चुका है कि वो रेड में भी नहीं, इंफ्रारेड में घुस चुका है। और अगर कुछ और बिलियन साल रुक जाए तो वो रेडियो वेव में उतर जाएगा। तो हिसाब वही है कि उतना पीछे देखने के लिए, उतना टाइम में पीछे देखने के लिए आपको इंफ्रारेड ही चाहिए। और इसमें दूसरा एक क्रिटिकल पॉइंट है कि सेलेस्टियल बॉडी का क्रिएशन हम लोग देखना चाहते हैं, यानी कि स्टार्स बनते हैं, ये हम लोग को पता है ऑब्वियसली, तभी स्टार्स हैं हर जगह। कैसे बनता है उसे हम लोग देख के रफ आइडिया निकाल लेते हैं, मैथमेटिकली कैलकुलेशंस भी कर लेते हैं, लेकिन मतलब एक समझे एक इमेजिंग डेटा पॉइंट नहीं है कि एक्चुअली ऐसा बना, ऐसे डस्ट क्लाउड कोलैप्स किया, ऐसे करके वो इग्नाइट किया, ऐसे करके वो सुपरनोवा बना, ऐसे करके बूम हुआ, नहीं पता, कोई डेटा नहीं है। तो ये देखना अलाउ करेगा इंफ्रारेड में। क्यों? क्योंकि ये पीछे देख रहा है। तो अगर आप हबल से पीछे देखने की कोशिश करते हैं, बात है कि सिर्फ वो रेड तक देख पाता है, ये हबल का डीप स्पेस है, तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारा जो दूर दूर का चीज़ है वो सिर्फ रेड स्पॉट दिख रहा है और उसमें बहुत डिटेल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इंफ्रारेड में शिफ्ट हो चुका है। तो जो यहाँ रेड दिख रहा है, हो सकता है कि वो अल्ट्रा वायलेट सिग्नल हो, मतलब जब निकला था तो वो अल्ट्रा वायलेट था, पहुंचते 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 मतलब विजिबल खिसका, फिर पहुंचते 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 विजुअल से इंफ्रारेड में खिसक गया। और हबल किसी तरह से उसको दे पा रहा है, हबल थोड़ा सा सेंसिटिव है इंफ्रारेड में, तो ये है, ये पूरा तरह से इंफ्रारेड में उतर के देखेगा कि यही सब गैलेक्सीज को ऐसा रेड स्पॉट की जगह पे वो पूरा कलर डिटेल निकाल देगा उसका। तो इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंफ्रारेड पे फोकस करें। और सेलेस्टियल बॉडी का क्रिएशन, यानी कि जो स्टार अर्ली गैलेक्सीज जो फॉर्म हुआ था वो कैसे हुआ था, वो ऑब्वियसली रेड सिग्नल में ही आएगा, तो इंफ्रारेड में ही देखना पड़ेगा, इसके लिए भी चाहिए। और बहुत सारे नॉन इमिसिव स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, जैसे कि आपका डिब्री डिस्क हो गया, प्लैनेट हो गया, ये सब गर्म जरूर होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एस्ट्रॉइड आप देखते हैं, वो एस्ट्रॉइड गर्म होता है, मतलब सन का लाइट उस पर पड़ रहा है, वो गर्म हो रहा है, तो वो गर्मी जो उसमें एनर्जी घुसी वो निकल कैसे रहा है, वो निकल रहा है लोअर एनर्जी फोटोन से, यानी कि इंफ्रारेड फोटोन से निकल रहा है वो। तो इसीलिए इंफ्रारेड में वो सब भी दिखने लगता है। अगर आप अल्ट्रावायलेट इस्तेमाल करते हैं, एक्सरे इस्तेमाल कर, एक्सरे गामा रेस, ये तो आपको सिर्फ स्टार या ब्लैक होल से मिलने वाला है। लाइट के मामले में बात करें, वो बहुत सारे स्टार और ऑलमोस्ट सारा इमिसिव बॉडी था। प्लैनेट लाइट इमिट थोड़ी करता है, सन का लाइट रिफ्लेक्ट करते रहा है, लेकिन हर प्लैनेट बहुत दूर होने के बावजूद भी वो थोड़ा सा गर्मी अब्जॉर्ब करेगा स्टार का और उसे इंफ्रारेड में इमिट कर ही देगा, तो वो सब भी दिखने लगता है आपको। मतलब सही, आपका आंख ज़्यादा सेंसिटिव हो जा रहा है इंफ्रारेड के कारण। और फिर ये समझिए धरती में क्यों नहीं कर रहे हैं, बात यही है कि धरती ही गर्म है। जो मैं बता रहा हूँ कि प्लैनेट सन का मतलब अपने स्टार का एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है, धरती भी तो वही कर रहा है, तभी तो यहाँ का तापमान में यहाँ बर्फ़ नहीं बन रहा हूँ। मतलब ठंडा पड़ रहा है लेकिन वो है, यहाँ टेम्परेचर है, तो वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, यानी कि अगर 1-2 डिग्री सेल्सियस भी अगर धरती का तापमान होता है एवरेज टेम्परेचर, तो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट जीरो तक जाना चाहते हैं ढंग से ऑब्जर्व करने के लिए। अगर वैसा नहीं करते, जैसे मान लीजिए तो टेलीस्कोप का मिरर है, वो इतना ठंडा नहीं होता है, टेलीस्कोप का मिरर से ही फोटॉन्स निकलने लगेंगे उस जिस स्पेक्ट्रम में चेक करना चाहता है जेम्स वेब टेलीस्कोप, इसीलिए उसको मिरर को बहुत ठंडा रखना है। ये धरती में आप कुछ भी करके नहीं कर सकते, क्योंकि मान लीजिए आपने मिरर को ठंडा कर लिया, मान लीजिए आपका ट्यूब बनाते ऊपर ग्लास लगा देते कर देते, लेकिन जैसे ही फोटॉन्स एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर ही ग्लो करने लगेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, और वो टेम्परेचर आपको चाहिए ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट जीरो के आसपास, वो तो होगा नहीं। तो इसी कारण से धरती में ये करना पॉसिबल ही नहीं है। ये ऐसा टाइप का मिशन है जो सिर्फ स्पेस से पॉसिबल है। और आईआर का एक और फायदा भी होता है कि वो सी थ्रू करता है, क्योंकि इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। अगर डस्ट पार्टिकल का ग्रेन साइज बहुत छोटा है तो वो ऑलमोस्ट ये जैसे डस्ट पार्टिकल है आर पार चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सी थ्रू डस्ट क्लाउड कहते हैं। तो अगर आप हबल से देखेंगे तो ऐसा डस्ट क्लाउड दिखेगा, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम टेलीस्कोप से देखेंगे तो आपको ऐसे पूरा स्टार क्लस्टर दिखने लग जाएगा। उस वजह समझिए डस्ट है, उसके आर पार देख सकते हैं। तो यही सब कारण से इंफ्रारेड को चूज़ किया गया। पहला कि वो रेड शिफ्ट हो रहा है हर चीज़, उसको देखें। दूसरा, दूर के सारे चीज़ रेड में जा चुके हैं तो हमें इंफ्रारेड में ही वो दिखेगा। और तीसरा कि बहुत सारे डस्ट क्लाउड के आर पार दिखना, यानी कि जहाँ पे प्लैनेट के फॉर्मेशन होते हैं वो सब कुछ स्टडी करने के लिए डस्ट के अंदर दिखना पड़ेगा। जो कहते हैं ना गैस नेबुला कोलाइड ये किया, कोलैप्स किया, तब स्टार इग्नाइट हुआ। वो यानी डस्टी इन्वायरमेंट है ना, वो डस्टी इन्वायरमेंट को स्टडी कैसे करेंगे, डस्ट के आर पार देखना होगा। आर पार देखने के लिए इंफ्रारेड इस्तेमाल करेंगे। और बहुत सारे जो कोल्ड बॉडीज़ हैं, यानी कि जो खुद ब खुद फ्यूजन नहीं कर रहे हैं और एनर्जी आउटपुट नहीं कर रहे हैं, वो भी मतलब सेकेंडरी बॉडी से
एनर्जी लेके आपको इमिट करेगा इंफ्रारेड में, आप देख सकोगे उसको। इसीलिए इंफ्रारेड पे मेहनत किया जा रहा है और ये धरती में नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं इसका तिगड़म वाला जगह पे कि लग्रांज पॉइंट 2 पे क्यों डाल रहे हैं। बहुत सारे लग्रांज पॉइंट 5 है, लग्रांज पॉइंट 4 है, और 5 और 4 बहुत स्टेबल होता है, यानी कि वहाँ पे आप कुछ डाल दिए तो वो फिसलेगा नहीं। और लग्रांज पॉइंट 1 और 2 जो है वो बहुत अनस्टेबल होता है, मतलब आप वहाँ डाल सकते हैं, काफ़ी कम रॉकेट फ्यूल लगे, लेकिन रॉकेट फ्यूल लगेगा ही, वो आप ऐसा वहाँ पर छोड़ नहीं सकते, उसको मेंटेन करते रहें। तो क्यों कर रहे हैं, L5 में डाल देते, L4 में डाल देते, सारा बेनिफिट मिलता है। नहीं, बात यह है कि सबसे बड़ा ये समझिए कि मिरर के पास ट्यूब ही नहीं है। जैसे हबल को आप देखेंगे, हबल डिस्क है, ट्यूब के अंदर है, तो बहुत मतलब समझिए अगर सन यहाँ है तो ऑलमोस्ट इधर तक का वो ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं, क्योंकि सन का लाइट ट्यूब के बाहर से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। इसके साथ वैसा नहीं है, इसका मिरर पूरी तरह से एक्सपोज है, तो समझिए इसे छाँव में ही रहना पड़ेगा। तो इसका कितना बड़ा वो दाएं बाएं देख सकता है, वो बहुत छोटा है। तो ये एक सीरियस साइड इफेक्ट है, क्योंकि इतना बड़ा साइज़ का बनाना चाह रहे थे कि मिरर तो बड़ी फोल्ड कर लिए, कोई ट्यूब तो नहीं बना सकेंगे। और कोई ट्यूब ऐसा बनाना जो प्लस इतना हल्का हो कि रॉकेट में जा सके, प्लस इतना बड़ा हो कि इसको कवर कर सके, प्लस वो गर्मी मतलब अगर सन के आसपास का देखने वाला लगे तो उसका, इसीलिए देखिए हबल पूरा सा शाइनी इसलिए है कि उस पर लाइट करे तो अंदर इमिट ये मतलब ओवरहीट ना होने लगे। तो ये सब करना पॉसिबल नहीं था। तो जब मिरर में ट्यूब नहीं है तो उसका लिमिट हो गया कि भैया शील्ड डालना पड़ेगा। अब शील्ड के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि शील्ड आप कितना बड़ा रहा, हर तरफ तो शील्ड लगा नहीं सकते, तो घूम फिर के लोग बोलेगा ट्यूब ही लगा लो। तो शील्ड का मतलब एक समझिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए L2 लिया गया। अब बात है कि L2 में अगर आप शील्ड लगाते, ये मेरा शील्ड है, L2 पे मैं हूँ, सारा चीज़ आपके पीछे आ गया, सारा चीज़ आपका बिहाइंड आ चुका है, यानी कि सन सीधे सीधे आपका पीछे, वो बल्ले बल्ले। ये तो आपको L5 और L4 में भी हो जाता है, लेकिन आपको उस जगह पे अर्थ जो है, अर्थ का लाइट आपके शील्ड के आर पार आ जाता है, क्योंकि आपका शील्ड यहाँ से धरती आ रहा है, आपका शील्ड यहाँ से सन को रोक ले रहा है। अर्थ बोल रहा है भाई हम तुमको गर्म कर देते, ऐसे कैसे काम चलेगा। चांद है, हम गर्म कर देते, कैसे काम चलेगा। और बोलेंगे इतना चांद कैसे गर्म कर देगा। बात वही समझिए, यहाँ इतना सेंसिटिव इक्विपमेंट की बात की जा रही है कि जो चांद मतलब उसको अगर टेलीस्कोप से है तो एकदम चमकने लगेगा, क्योंकि इंफ्रारेड में चांद बहुत चमक रहा है, ऑब्वियसली सन की लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, और सिर्फ 8 मिनट लाइट मिनट की दूरी पर एकदम भूंज रहा है। इंफ्रारेड में देखेंगे भूंज रहा है, गर्म गर्म भूंज रहा है। तो ऑब्वियसली L5 और L4 में हमेशा ये दिक्कत है कि धरती और चांद जो है वही उसको ओवरहीट कर देता है। तो L2 में आने से ये फायदा हो रहा है कि हर चीज़ उसके पीछे, यानी कि शील्ड एक डायरेक्शन में, धरती कहाँ है तुम्हारे शील्ड के पीछे, चांद कहाँ है तुम्हारे शील्ड के पीछे, सन कहाँ है उसी शील्ड के पीछे, यानी एक शील्ड सबका कवर मतलब ये बना के दे देता है, एक परछाई बना के दे देता है। इसीलिए इसे L2 में रखा जा रहा है, एक ही शील्ड से सारा काम हो जाएगा। और इसका दूसरा एक फायदा कि L2 पॉइंट उतना स्टेबल नहीं है लेकिन है, तो इसका ये फायदा कि L2 पे अगर आप ऑर्बिटिंग करने लगते हैं तो आपका जो दूरी है, यानी कि धरती से कितना देर में आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो फिक्स हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि कुछ सेकंड का इसका लैग मान लीजिए 5 पूरा डीप स्पेस नेटवर्क में ट्रांसफर होने का लैग वो सब मान लीजिए 10 सेकंड लगता है, ठीक है। वो 10 सेकंड ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा कि गर्मी में इधर कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, वो एक्जैक्टली 10 सेकंड। मतलब एक तो का समझिए धरती के नज़र से देखेंगे तो जियो स्टेशनरी जैसा बन रहा है, हाँ, लेकिन स्पिन अलग है, क्योंकि धरती स्पिन करता रहेगा, इसलिए बोले डीप स्पेस नेटवर्क चाहिए। लेकिन घुमा फिरा के मतलब जहाँ पे मिडनाइट अगर आप देखें तो एग्जैक्टली आप वही देख रहे हैं, वो एग्जैक्टली उस जगह पे रहेगा, आपका खिसकने वाला नहीं है। तो ये आराम से रफली कांस्टेंट रखने से कि बहुत सारा चीज़ आसान हो जाता है कि अगर सिग्नल ऐसा जगह पे कि आपका मतलब जो ऑब्जर्वेटरी है वो कभी दूर जा रहा है कभी नज़दीक आ रहा है, तो डॉपलर शिफ्ट होने लगता है, परेशानी हो जाती है उससे। तो वो सब नहीं झेलना पड़े, वो भी बती उत्तम वाला बात है। और वो मतलब ऑर्बिट कर रहा है, उससे ये भी फायदा हो जा रहा है कि उसका सन का मतलब धरती का एग्जैक्ट जगह पे आ जाते हैं तो बहुत कम सोलर रेडियंस मिलता है, यानी कि सोलर पैनल उतना काम नहीं कर पाता। तो ऑर्बिट करने से सन के आर पार मतलब ये समझिए ये सब का गर्मी शील्ड के इस तरफ है और शील्ड के इस तरफ इसका सोलर पैनल लगा हुआ है, सोलर पैनल आराम से काम कर ले रहा है। साइड इफेक्ट ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा दूर है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ये दूर नहीं है, हमारे सारे इक्विपमेंट लो अर्थ ऑर्बिट से आगे नहीं जा सकते। तो इसीलिए यहाँ ना तो रिपेयरिंग की जा सकती है ना सर्विसिंग की जा सकती है। और सर्विसिंग इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन है, क्योंकि ये फ्यूल लगता है, ये ऑर्बिट मेंटेन करने में L2 के इर्द गिर्द फ्यूल लगता है, कम लगता है लेकिन लगता है। साइड इफेक्ट वो फ्यूल खत्म होगा और ऑब्जर्वेटरी धीरे धीरे ड्रिफ्ट कर जाएगी, मतलब उसका और कुछ नहीं किया जा सकता। और ये जिस तरह से बनाया गया है इसमें मतलब इन्होंने डाला तो है, मतलब इनका था कि हम लोग जस्ट फॉर लॉल्स डाल दिया एक फ्यूल रिफ्यूलिंग पोर्ट। अगर कल को कोई फ्यूचर में मिशन बना लेता है जिसमें इतना पावरफुल क्राफ्ट हो जो उतना दूर जाके उसको रिफ्यूल कर सके, ठीक है बल्ले बल्ले, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो उस हिसाब से बना नहीं। हबल बनाया गया था सारा चीज़ बाहर से एक्सेस कर सकते हैं, मतलब बाहर जाइए नट खोलिए पूरा का पूरा इंटरनल कैमरा ही बाहर आ जाएगा, फिर आप नया कैमरा लगे, ऐसे ही करके हबल को ठीक किया गया था। तो इसमें वैसा नहीं, इसमें कुछ नहीं, एक बार जो गया गया, अब काम करता है बल्ले बल्ले, नहीं काम करता है कोई मतलब नहीं है। तो हिसाब वही समझिए कि इसका ये एक सीरियस साइड इफेक्ट है कि मतलब इसमें एक टाइम लिमिट लगा हुआ है कि इसका फ्यूल खत्म होगा। इनका एक्सपेक्टेशन है कि मिनिमम 5 साल तो दे दे, 10 साल के बाद इनको है ही कि खत्म हो ही जाएगा। अब बात है कि क्यों हम लोग गेस नहीं कर पा रहे हैं एक्जैक्टली, बात है आप रॉकेट इक्वेशन का बात कर रहे हैं, आप रॉकेट के ऊपर इसे लॉन्च कर रहे हैं, एक्जैक्टली नहीं आपको कोई रॉकेट बोलना मैं एक्जैक्टली इतना न्यूटन का फोर्स इसमें डालूंगा, आप गेस कर सकते हो, आप 90% तक प्रिसाइज हो सकते हो, चलिए 95% तक प्रिसाइज हो सकते हैं, लेकिन वो
5% का मतलब हो रहा है कि बहुत ज़्यादा अंतर पड़ जाएगा कि जो टेलीस्कोप में खुद का रॉकेटरी इंजन है वो कितना देर फायर किया, कितना कर, और प्लस यहाँ पे अभी तक हमने कुछ ऐसा भेजा तो नहीं है ना, तो हमारे पास कोई डेटा नहीं कि वहाँ जाने का एक्चुअल खपत कितना होता है। मैथ जितना कर सकते थे कर लिया, उसके हिसाब से ओवरफिल भी कर दिए, लेकिन लिमिट है और एक बार तो खत्म होगा ही ना फ्यूल। भले मान लीजिए किस्मत अच्छा रहा 10 साल के बाद खत्म होता है तो कहा जाएगा मिशन सक्सेसफुल। 5 साल से पहले खत्म हो गया, ठीक है। 3-4 साल में खत्म हो गया, तब लोग कहेंगे भाई तब गड़बड़ हो गया, तब गड़बड़ हो गया, तब यानी मैथ बहुत ज़्यादा गलत था। तो इसीलिए L2 चूज़ किया गया है। दिक्कत है लेकिन यही बेस्ट था, तभी ये खुला ट्यूब वाला सिस्टम सक्सेसफुल हो पाता। अब बात करते हैं इश्यूज़ के बारे में तो जेम्स वेब से ज़्यादा पॉपुलर उसका इशू ही है। कारण ये है कि इसका ना तो कॉस्ट का कोई मतलब रहा, ना तो शेड्यूल का, वो लॉल हो गया। यानी कि स्टार्ट किया गया था इस प्रोजेक्ट को बहुत पहले, मतलब हबल अभी स्टार्ट ही हुआ है, उसी टाइम से इसे लॉन्च, मतलब जैसे हबल जब बनाया जा रहा था, बना उसी टाइम से, ठीक है हबल हम लोग ऐसा बना, इससे क्या सीख रहे हैं, इसमें क्या लिमिट है। तो हबल लॉन्च हुआ, काम करना शुरू किया, तुरंत प्लानिंग बना दी गई कि हम दूसरा कुछ बना, ये था जेम्स वेब टेलीस्कोप। और जेम्स वेब अभी लॉन्च हुआ है तो दूसरा टेलीस्कोप का ऑलरेडी प्रोसीजर चालू हो चुका है, 4-5 टेलीस्कोप का डिज़ाइन आ चुका है, उस सबको प्रोसेस किया जा रहा है कि कौन सा अगला बनेगा। तो ये 1997 में स्टार्ट किया गया प्लान था, उनका टारगेट था 2007 में लॉन्च करेंगे और इसका बजट होगा $500 मिलियन। जो $500 मिलियन 1997 में बहुत कम तो नहीं था, लेकिन बजट बहुत ज़्यादा नहीं था, मतलब कांग्रेस इसको ठीक है उतना कुछ मांग नहीं रहे। लेकिन फिर वो थोड़ा खिसका, 1998 में उसको समय भाई थोड़ा दाम हमने कम बता दिया, उसे थोड़ा 500 को 1 बिलियन कर दो, ठीक है। तब भी टारगेट वही था कि 2007 में लॉन्च होगा। फिर 1999 में वो थोड़ा सा बढ़ गया कि भैया 2007 तो हमें नहीं लग रहा है, एक काम करो 2008 में लॉन्च करके देखो। फिर 2000 आया, फिर 2000 में हो गया कि नहीं भाई वो भी नहीं होने वाला, 2009 में लॉन्च करो और उसे 1.8 बिलियन का बजट दो। अब बजट भागना शुरू हुआ, फिर 2002 में, 2010 में लॉन्च करेंगे और उसे 2.5 बिलियन खाने लगा। फिर 2003 में, 2011 में लॉन्च करेंगे, लॉन्च डेट खिसके जा रहा है, 2011 में लॉन्च करेंगे और इसका बजट अब 2.5 बिलियन हो चुका है। 2005 में 2013 का टारगेट बन गया, अब 3 बिलियन वो खा चुका है। 2006 में 2014 का लॉन्च डेट स्टार्ट हो गया और वो 4.5 बिलियन खा चुका है। इसके बाद ये हो गया 2008 में प्राइमरी डिज़ाइन रिव्यू किया गया कि यानी कि अब डिज़ाइन में आप लोग छेड़खानी नहीं कीजिएगा कि हम ऐसे बनाएंगे वैसे नहीं, आपका डिज़ाइन फाइनल होना चाहिए कि अब आप ऐसे मुंह दिखाएगा बजट बढ़ा रहे हो, वैसे नहीं चलेगा। तो 2008 में ये किया गया और 2008 में टारगेट था 2014 में 5.1 बिलियन लेके लॉन्च कर दिया जाएगा और वो भी खिसक गया। फिर 2010 में क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू किया गया कि भैया क्या आप लोग कर भी पाओगे कि नहीं। तो वो 2010 में टारगेट हो गया कि भाई 2015 तो थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हो गया, एक काम करो 2016 कर दो। और इस टाइम तक ये 6.5 बिलियन खा चुका था। अब ये इतना महंगा हो चुका है कि ऑलमोस्ट कोई प्रोजेक्ट भी इतना नहीं खाया। और इसी टाइम न्यूज़ आर्टिकल्स आने लगे कि जेम्स वेब टेलीस्कोप को कहा जा रहा है टेलीस्कोप दैट एट एस्ट्रोनॉमी, क्योंकि आप ये समझिए कभी भी साइंटिस्ट लोग ऐसा नहीं करते कि सिर्फ एक औजार चाहिए, कितना भी अच्छा औजार हो, कभी भी एक औजार पे दुनिया नहीं चलती है, कई सारे औजार चाहिए। तो जैसे ये इंफ्रारेड टेलीस्कोप था तो बहुत सारे और टेलीस्कोप की भी बात हो रहा था कि एक्सरे पे भी बात हो रहा है, क्योंकि एक्सरे का भी कुछ फायदा है, आप गामा टेलीस्कोप का बात हो उसका भी कुछ फायदा है, बहुत सारे और चीज़ का बात हो रहा है। तो वो सब कैंसिल होते जा रहे थे, सब छोटे छोटे कैंसिल, क्योंकि ये स्टार्ट तो समझ रहे हैं 1 बिलियन दे के किया गया और आप 5 पहुंच गए। फिर 2010 में उसको 6 बिलियन आप पहुंच गए। 2011 में 2018 का लॉन्च डेट आ गया, ये हो गया $8.7 बिलियन। बहे जा रहे हैं ऐसे ऐसे बहते 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 समझिए 2018 में ये 8.8 बिलियन खा चुका था, 2020 का लॉन्च टारगेट था। फिर 2019 में मार्च 2021 हो गया, मतलब ये समझिए पैंडमिक आने से पहले ही था कि ये नहीं होने वाला था, ऐसा नहीं कि पैंडमिक के चलते डिले हुआ, ये 2019 में ही हिसाब बन गया था कि ये मार्च 2021 पे ही लॉन्च किया जा सकता है और उस टाइम तक 9.66 बिलियन खा चुका था। अब हुआ 2021 में कि दिसंबर में कर पाएंगे, मार्च से थोड़ा सा खिसके, इस बार महीनों में खिसके, सालों में नहीं खिसके, महीनों में खिसके कि मार्च की जगह पे दिसंबर 2021 में लॉन्च करेंगे और 9.7 मतलब ऑलमोस्ट मानिए 10 खा चुका है। तो ये बहुत बुरा बात है कि आप 1 बिलियन पे स्टार्ट कर रहे हो और उसे 10 खा रहे हो, और ये 10 बहुत ज़्यादा है, 10 बहुत 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 ज़्यादा है। मतलब समझिए स्पेस शटल लॉन्च हो जाए उतने में मतलब समझिए अगर उतना पैसा कोई भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट को दिया, मतलब पूरा जो कमर्शियल रीसप्लाई मिशन है जिसके चलते फाल्कन 9 का डेवलपमेंट हो गया, वो भी 10 बिलियन नहीं खाया, वो भी 1-2 बिलियन का है। आप मार्स में जाके रोवर लैंड करा दिए, वो भी इतना बिलियंस नहीं खाया, वो भी 2-3 बिलियन में निपटा दिया। तो हिसाब ये कि बहुत ज़्यादा खा लिया, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा खा लिया। अब इसमें 2 बात आता है कि क्या इनकॉम्पिटेंस था या नासा को पता ही नहीं था, क्योंकि काफ़ी लोग कहना था कि अरे ऐसा नया टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे थे जो नहीं पता था किसी को। बात है टेक्नोलॉजी जो इंस्ट्रूमेंट्स में लगा गया वो बात सही था कि इस तरह के इंस्ट्रूमेंट कभी नहीं बनाए गए थे, लेकिन वो सारे इंस्ट्रूमेंट का कोर था,
कि मतलब समझिए 2G नेटवर्क था, ये लोग था कि हम 3G बनाना चाहते हैं। चलो ठीक है, थोड़ा सा उसमें टाइम लगा, लेकिन मेन डिले हो रहा था ये सनशील्ड में। सनशील्ड में मतलब सर ये सालों साल डिले सनशील्ड में हुआ है। इसीलिए आपको मिरर आप लोग बहुत पहले से देख लिए होंगे, मिरर तो कब का बन गया है। बात वही था कि सनशील्ड में हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट्स अभी बहुत पहले बन गया, लेकिन सनशील्ड बार बार फेल हो रहा था। मतलब खोले, लॉन्च करके इसको जैसे पुली से खींच के टाइट करने की कोशिश किया, फट गया। हो चुका है, फट चुका है, कई बार फट चुका है। तो हिसाब वही समझिए, उसी को ऐसा बनाने में कि भैया अंतरिक्ष में जाते ही ना फट जाए, तो उसको बनाने में बहुत टाइम लगा। मतलब समझिए टेक्नोलॉजी में उतना टाइम लगा, ये सनशील्ड में टाइम लग गया। तो हिसाब ये होता है कि या तो आप इनकॉम्पिटेंट थे कि आप सही से नहीं डिज़ाइन कर पाए, नहीं समझ पाए, या तो आप मैलेस थे, यानी कि आप पैसा घोटाला कर रहे थे। तो दोनों नासा के लिए बहुत बुरा है, और इसका साइड इफेक्ट हुआ कि नासा का फंडिंग पे बहुत बुरा असर पड़ गया। क्योंकि अराउंड समझिए 2009 के आसपास में लोगों का हो रहा था कि यार कैंसिल कर दो ये प्रोजेक्ट को। मतलब आप स्टार्ट किए हो 1 बिलियन से, ऐसा गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट के पास अनंत पैसा नहीं होता, फिर बोलेंगे। लेकिन वो सिर्फ इसी एक बात पर चल गया कि भाई इतना पैसा डाल चुके हैं कि अब इसे कैंसिल करने में बहुत लॉस होगा। तो ये बहुत खतरनाक बात होता है, ऐसा सिर्फ मिलिट्री के साथ एक्सेप्ट किया जाता है और किसी चीज़ का एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब बोलेंगे साइंस का कोई वैल्यू नहीं है, प्राइसलेस नहीं, वैसा नहीं। वैसा करने लगे हर कोई उधारी उठा लेगा और कोई उधारी चुकाएगा नहीं। तो क्योंकि समझिए एजुकेशन सेक्टर भी तो वही कह सकता है कि एजुकेशन का कोई कीमत नहीं है, मेडिकल सेक्टर भी वही कह सकता है उसका कोई कीमत नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कह सकते हैं भैया हम नहीं है तो तुम सब तो कुछ नहीं हो। तो वो भी कह सकता है, समझ रहे। इसीलिए सिर्फ हर देश मान के रखा है कि भैया आर्मी मुंह खोले खोलने दो, बाकी कोई मुंह मत खोलो। और ऐसा तो एकदम नहीं कि भैया एक से शुरू किया और आज 10 पे उतर गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इससे समझिए बहुत सारे स्मॉल मिशन को ऑलरेडी कैंसिल किया जा चुका है, हो गया खत्म। ये सब बहुत सारे स्मॉल प्रोजेक्ट्स थे, सबको कैंसिल कर दिया गया। और भविष्य में भी बहुत सारे मिशन को कैंसिल कर दिया गया है, यानी कि अब उसका फंडिंग नहीं दिया जाएगा। क्योंकि मतलब बोल रहे हैं ये बहुत गलत बात है कि आप एक बोल के 10 खा गए। और इसे ये समझिए कि 10 बिलियन का रफ आइडिया देने के लिए ये इतना कि परमानेंट मून स्टे बनाना, यानी कि चांद पे जाके रुकना, ऐसा नहीं जाके ढप्पा बोल के नहीं आना, रुकने का खर्चा प्राइवेट कंपनीज को 10 बिलियन के अंदर निपटाया जा सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा है। क्या ये ज़रूरी है कि मून सेटलमेंट, क्योंकि मून सेटलमेंट से पूरी पब्लिक आपके सपोर्ट करेगी, और लोग का नया अपॉर्चुनिटीज आएगा। लोग के लिए साइंस किया जाता है, साइंस के लिए लोग नहीं पैदा होते हैं। तो ये समझिए कि चांद वर्सेस जेम्स वेब टेलीस्कोप, चांद ही ज़्यादा बेटर है। और प्लस चांद में एक बार पहुंच गए, एक बार नए नए रॉकेट डेवलप हो गए, फिर ये सब करना सस्ता हो जाएगा। तो इसीलिए इस पर इतना डाल देना बहुत बहुत गलत साबित हुआ है। मतलब बहुत भारी नुकसान हुआ, और इसका नुकसान आने वाले कुछ साल तक पता चलता रहेगा। तब बात करते हैं लॉन्च का, जो कि ये कल हुआ जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये आरियाना फ्लाइट VA256 रॉकेट का सीरियल नंबर पे लॉन्च किया गया है। और ये 25 दिसंबर को एकदम क्रिसमस लॉन्च हुआ। और ये बहुत सारे स्टेप्स है इसमें, ये समझ लीजिए बहुत सारे स्टेप्स है, बहुत सारा लंबा डिप्लॉयमेंट है। जैसे कि बाकी सारे सैटेलाइट मतलब आपने गया छोड़ दिया काम खत्म, ऐसा इसमें एकदम नहीं है। इसमें मतलब गया फिर ये खुलना शुरू करेगा, मतलब फोल्ड किया गया है तो ये खुलना शुरू करेगा। और इसमें बहुत सारा सिंगल पॉइंट फेलियर है, यानी कि जैसे मैंने बताया कि सनशील्ड जो है, सनशील्ड ही सबसे ज़्यादा फजीहत बन रहा है। कोई इंस्ट्रूमेंट में दिक्कत नहीं है, मिरर में दिक्कत नहीं है, सनशील्ड लेकिन रुला दे रहा है। और ऐसा हो सकता है कि खोलने जा रहे हैं, सनशील्ड फंसा, चर फट गया, हो सकता है। तो बहुत सारा मतलब नासा का पूरा एनालिसिस में आया कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे अगर कुछ भी बिगड़ा पूरा का पूरा ये ऑब्जर्वेटरी स्वाहा हो जाएगा। और इनका जो मेन डिप्लॉयमेंट सीक्वेंस है कि सिर्फ खोलने में, कैलिब्रेशन की बात नहीं करो, सिर्फ खोलने में डिप्लॉय करने में कि हाँ भाई मिरर को लाओ, ऐसे सेकेंडरी मिरर को डिप्लॉय करो, सनशील्ड को गैप डालो, ये सब डिप्लॉयमेंट में 30 दिन लगेगा। मैंने नीचे एक नासा का लिंक दिया हुआ जिसमें रियल टाइम दिखा रहा है कि वो क्या क्या स्टेप्स हुआ है। और उसके होने के बाद मतलब ये लॉन्च हो गया, वो खुल गया, सारा डिप्लॉयमेंट हो गया, डिप्लॉयमेंट के बाद कैलिब्रेशन लगेगा। कैलिब्रेशन में ये सारे मिरर्स को ठीक से अलाइन करेंगे, क्योंकि समझिए मिरर जो सेगमेंट्स में है, आप कैसे वो सब सेगमेंट को इतना प्रिसाइज कर सकते हो कि मतलब समझिए वेवलेंथ ऑफ लाइट एकदम सही पे हिट करे, वैसा नहीं किया जा सकता। तो उसमें सब मिरर में ये लगा हुआ है, मोटर्स लगे हुए हैं। और रहा बात की हबल से सीख लिए थे कि मिरर आप बना रहे हो, लेकिन मिरर ग्राइंड ऑफसेट हो सकता है कि मतलब आपने एकदम प्रिसाइसली किया लेकिन थोड़ा सा ऑफ हो गया, तो और या तो टेम्परेचर के कारण थोड़ा ऑफ हो गया, तो इसलिए मिरर को ऐसा बनाया कि मतलब वो ऐसे ऐसे अलाइन कर सकता है, XYZ मतलब रोटेशन कर सकता है, लेकिन उसके बाद वो अपना कर्वेचर भी थोड़ा सा आगे पीछे बेंड कर सकता है, ताकि मतलब जितने सेगमेंट्स हैं सब सेगमेंट्स एक जगह पे एग्जैक्टली फोकस करें। तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। उसका मोटर का स्पीड इतना ज़्यादा है जिससे कंपेयर किया जाता है घास ग्रो करने से, मतलब धीरे धीरे एकदम, मतलब समझिए माइक्रोमीटर्स भी बहुत बड़ा हो गया, नैनोमीटर्स में वो थोड़ा सा आधा नैनोमीटर आगे बढ़ाए, उसके बाद आधा नैनोमीटर आगे, बहुत धीरे धीरे मिरर को अलाइन करेंगे। वो धीरे धीरे किया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली तेज़ी से करें और टूट गया तो स्वाहा हो जाएंगे, तो उसमें भी बहुत टाइम लगेगा। तो 6 महीने तो मान के चल लीजिए। तो अभी बहुत टाइम है, मतलब लॉन्च के बाद से फर्स्ट लाइट में।
कि मतलब एक्चुअल हाँ ये डिप्लॉय हो गया, ये पूरी तरह से काम कर रहा है। अब मतलब समझिए अब इस वो नासा हाथ हटा के एस्ट्रोनॉमर्स को दे देगा कि भैया अब आप लोग बताओ कि किस चीज़ को ऑब्जर्व करना है। ऑब्वियसली नासा अभी भी मेंटेन कर रहा है, लेकिन अभी समझिए नासा अभी लॉन्च नहीं हुआ है। उनके नज़र में अभी सिर्फ रॉकेट से ऊपर चला गया, मतलब रॉकेट वाला काम खत्म, ईसा का काम खत्म। ईसा ने हाथ धो लिया, भैया हमारा काम था रॉकेट से आपको सेफली ऊपर पहुंचाना, वो हमने आपको ऊपर पहुंचा दिया। अब आपका जो भी होना है वो आप पे है। ऐसा ज़रूर हो सकता है, मान लीजिए खुलने टाइम पता चला कि अरे नहीं, लॉन्च के टाइम कोई बोल्ट खुल गया था, वो टूट गया, अंदर में डैमेज हो चुका था, वो सब हो सकता है। लेकिन अब रॉकेट का काम खत्म हो गया, और अभी से 6 महीने बाद, यानी समझिए जून जुलाई के आसपास पता चलने लग जाएगा कि क्या ये सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। तब जाके फर्स्ट लाइट होगा, और फिर उसके बाद एक दूसरा समस्या शुरू होगा कि भैया फ्यूल कितना खपत हो रहा है, क्योंकि तब वो टिकिंग क्लॉक है, टुक 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 खत्म होते जा रहा है। फ्यूल एक बार खत्म हो गया स्वाहा हो जाएंगे। तो अभी समझिए लंबा रास्ता बाकी है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का सागा के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।